नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के संज्ञान अधिगम और बाल विकास पहले प्रश्न पत्र के दूसरी इकाई के लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं और पहले यूनिट के लघुत्तरीय प्रश्न भी कर चुके हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज हम इकाई 2 बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया, इसके लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे और वही प्रश्न लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनावश्यक प्रश्नों को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, चिंतन की प्रकृति बताइए। 75 वर्ड्स आपको लिखने रहेंगे जिसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। चिंतन सभी प्रकार से एक संज्ञानात्मक व्यवहार क्रिया है। चिंतन किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के ओर अग्रसर रहता है। इसका अर्थ यह है कि दिवा, स्वप्न या कल्पना आदि उद्देश्यहीन संज्ञानात्मक क्रियाएं चिंतन की परिधि में नहीं आती। चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। आरंभ में अंत तक इसमें कोई ना कोई समस्या विद्यमान रहती है। चिंतन केवल आंतरिक ज्ञानात्मक व्यवहार से संबंधित है। जब हम किसी स्थिति में कोई काम करके समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं, उस समय हम चिंतन नहीं कर रहे होते हैं। चिंतन के समय बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। हम किसी भी समस्या का समाधान खोजते हैं तो उसमें हम कोई काम नहीं करते। जब हम कुछ सोचते हैं तो लेटते हैं आराम से और सोचते हैं, या बैठ के आराम से सोचते हैं। कुछ करते रहते हैं तो नहीं हो पाता। चिंतन में मानसिक खोज होती है, गत्यात्मक खोज नहीं। गत्यात्मक का मतलब होता है गति करते हुए किसी काम को करना। मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ और, पता चलेगा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब गत्यात्मक कार्य कर रहे होते हैं उस समय चिंतन नहीं किया जाता। चिंतन एक प्रतीकात्मक क्रिया है। चिंतन में समस्या का मानसिक समाधान सोचा जाता है। चिंतन में ठोस चीज़ों की बजाय प्रतीकों का प्रयोग होता है। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में मैटर बताया हुआ है। इतने में आपके 3 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिंतन की विशेषताएं लिखिए। चिंतन में मानसिक प्रक्रिया निहित होती है। चिंतन का कोई एक माध्यम होता है। यह माध्यम भाषा या प्रतीकात्मक व्यवहार हो सकता है। चिंतन के लिए किसी न किसी प्रकार की समस्या का होना आवश्यक है। जब तक कोई समस्या नहीं होगी, चिंतन भी नहीं होगा। चिंतन में प्रयास एवं त्रुटि के तत्व निहित रहते हैं। चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। इसमें विश्लेषण एवं संश्लेषण की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। यह प्रत्यक्षीकरण न होकर प्रमुख रूप से विचार के प्रतीक होते हैं। चिंतन अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया है, किंतु इसमें संज्ञानात्मक पक्ष का अपेक्षाकृत अधिक महत्व होता है। अगला प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। या फिर बचपन में अवधारणा के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आया हुआ है 2022 में। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व निम्नलिखित हैं। वातावरण, ऐसे बालक जिनको स्वस्थ वातावरण में रहने का अवसर मिलता है अपेक्षाकृत शीघ्र विकसित होते हैं। वंशानुक्रम, बालकों के विकास में वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ तथा मेधावी माता पिता के बालक शीघ्रता से विकसित होते हैं। पोषण, जिन बालकों को संतुलित भोजन मिलता है उनका विकास शीघ्रता से होता है। माता पिता का दृष्टिकोण, बालक के विकास पर माता पिता के दृष्टिकोण का भी प्रभाव पड़ता है। जो माता पिता अपने बालकों से सहानुभूति रखते हैं उन बालकों का विकास उचित ढंग से होता है। सांस्कृतिक प्रभाव, मानव शास्त्रियों का मत है कि सांस्कृतिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है। समाज और विद्यालय का वातावरण, शिक्षण काल में विद्यालय की दिनचर्या, खेल कूद, मनोरंजन के अवसर, शिक्षक का चरित्र एवं बालकों के साथ व्यवहार
का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। इतना आपका काफी रहेगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संप्रत्यय के प्रकार लिखिए। मूर्त प्रत्यय, अमूर्त प्रत्यय, सामान्य संप्रत्यय और विशिष्ट संप्रत्यय। तो जो मूर्त प्रत्यय होता है, इसमें वे प्रत्यय आते हैं जिनका निर्माण आंखों द्वारा प्राप्त संवेदनाओं एवं प्रत्यक्षीकरण के आधार पर होता है, जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक, इनको हम देख सकते हैं। ये क्या है? मूर्त प्रत्यय है। अमूर्त प्रत्यय इस वर्ग में वे प्रत्यय आते हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जाता और ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त संवेदनाओं एवं प्रत्यक्षीकरण के आधार पर निर्मित होते हैं, जैसे मधुरता, सुगंध, मतलब जिसको हम सूंघ सकें, महसूस कर सकें, वो क्या है? अमूर्त प्रत्यय। अगला है सामान्य संप्रत्यय। इसके दो प्रकार हैं, कृत्रिम संप्रत्यय और स्वाभाविक संप्रत्यय। कृत्रिम संप्रत्यय ऐसे संप्रत्यय को कहते हैं जिनमें नियमों या गुणों को सेट के द्वारा परिभाषित किया जाता है, जैसे त्रिभुज, जिसकी परिभाषा है जिसकी 3 भुजा एवं 3 कोण का योग 180 है। स्वाभाविक संप्रत्यय ऐसा संप्रत्यय है जिसका कोई परिभाषित गुण स्पष्ट नहीं होता। अंतिम है विशिष्ट संप्रत्यय। इसके दो प्रकार हैं, साधारण प्रकार एवं जटिल संप्रत्यय। साधारण संप्रत्यय में केवल एक विशेषता होती है, जैसे लाल, पीला। जटिल संप्रत्यय में 2 या 2 से अधिक विशेषताओं के रूप को परिभाषित किया जाता है, जैसे लाल गाय, हरी सब्जी आदि। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सीखने की प्रवृत्ति। ब्रूनर ने सीखने की इच्छा के लिए सामाजिक कारकों और प्रारंभिक शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी के माता पिता के प्रभाव पर बल दिया है। ज्ञान की संरचना। ब्रूनर ने देखा कि संरचित पैटर्न में वर्गीकृत होने पर विषय वस्तु को बेहतर तरीके से रखा जाता है, जो सीखने को अधिक व्यापक बनाने में मदद करता है। प्रभावी अनुक्रम। यह सिद्धांत उस क्रम के बारे में बताता है जिसमें मामले को प्रस्तुत किया जाना है। कोई भी अनुक्रम प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन सामान्य तौर पर मामले को बढ़ाते हुए कठिनाई के स्तर के क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। प्रस्तुति का क्रम विशिष्ट और प्रभावी होना चाहिए। सुदृढ़ीकरण। ब्रूनर सुदृढ़ीकरण या पुरस्कार के रूप और गति को बाहरी से आंतरिक में जाने के लिए निर्दिष्ट करता है। इतना लिखेंगे तो काफी रहेगा। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में योगदान बताइए। ब्रूनर के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्रूनर का यह मानना था कि विद्यार्थियों से यह कभी भी आशा नहीं की जानी चाहिए कि वे किसी सुनी, पढ़ी हुई या अवलोकित की सामग्री को हूबहू दोहराने या प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें, बल्कि विद्यार्थियों के सामने ऐसी परिस्थितियां सृजित की जानी चाहिए कि विद्यार्थी उनमें स्वायत्त पूर्ण ढंग से क्रिया करने हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित हो सकें। ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में खोजपूर्ण अधिगम पर विशेष बल दिया। इसका तात्पर्य विद्यार्थी को कुछ बताए या अधिगम कराने की अपेक्षा उसे स्वयं के लिए खोजपूर्ण अधिगम द्वारा ज्ञान संरचना के अवसर दिए जाने से है। ब्रूनर के अनुसार शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाना चाहिए, जिससे उन्हें स्वयं करके सीखने तथा ज्ञान संरचना निर्माण के अवसर प्राप्त हो सके तथा अधिगम प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका बनी रहे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिंतन एवं अधिगम के मध्य संबंध समझाइए। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल रूप है। यह शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा रहता है। प्रायः सभी प्राणियों में सोचने, समझने एवं चिंतन करने की क्षमता होती है, परंतु मनुष्य बुद्धिबल एवं चिंतन से अन्य प्राणियों से विकसित प्राणी है। इसके बाद ये अधिगम, इसको यहाँ से लिखेंगे। सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है। चिंतन व अधिगम का आपस में महत्वपूर्ण संबंध है।
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी कोई अधिगम करता है तो चिंतन करने के उपरांत ही अधिगम कर पाता है। यदि बालक कुछ सीखना चाहता है और यदि उससे बार बार गलतियां हो रही हैं तो बालक चिंतन करके ही सीख पाता है। मतलब बार बार वो गलतियां करता है, फिर वो ये देखता है कि हमने गलती कहाँ की है, क्यों गलती की है। तो क्या हुआ, जब वो सोचता है कि कहाँ गलती की, क्यों गलती की, तो ये चिंतन हो गया। और अधिगम का मतलब तो जानते ही आप, सीखना होता है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा सा मैटर रहेगा और इम्पोर्टेंट मैटर रहेगा। अगला प्रश्न है, सूचना प्रक्रम के चरण लिखिए। सूचना प्रक्रम के निम्नलिखित 5 चरण होते हैं। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कंट्रोलिंग। इनपुट का तात्पर्य उस प्रोसेस से है जिसके द्वारा किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है। अगला है स्टोरेज या स्टोरिंग का तात्पर्य डेटा और निर्देशों को प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर की मुख्य स्मृति में स्टोर करने से या डेटा या निर्देशों को द्वितीयक अथवा सेकेंडरी डिवाइस जैसे फ्लॉपी डिस्क या डिस्क इत्यादि पर स्टोर करने से होता है। प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण से तात्पर्य मुख्य स्मृति में स्टोर किए गए डेटा पर निर्देशों के आधार पर अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करने से होता है ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सके। आउटपुट का तात्पर्य प्रोसेस किए गए डेटा अर्थात सूचनार्थ कंप्यूटर स्क्रीन अर्थात मॉनिटर पर प्रदर्शित करने से होता है या फिर प्रिंटर के द्वारा पेपर पर प्रदर्शित करने से होता है। अंतिम है कंट्रोलिंग का तात्पर्य प्रोसेसिंग के दौरान तथा प्रोसेसिंग पश्चात प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा निर्देशों को दिशा निर्देशित करने से होता है। कंट्रोलिंग का कार्य कंट्रोल यूनिट अर्थात सीयू के द्वारा किया जाता है जो सीपीयू का एक पार्ट होता है। इसी के साथ ही ये सारी इकाई के लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं। मिलेंगे इकाई नंबर 3 के लघु उत्तरीय प्रश्नों में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पोस्ट को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।